दूसरी तरफ जाने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर पर नजर डालें तो तल्ख हकीकत यह है कि जनरल बाजवा के 6 साल दौर में फौज और अवाम के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए। साफियों पर मुकदमात, तशद्दुद, अरशद शरीफ शहीद का कत्ल, आजम स्वाति और शहबाज गिल से होने वाला सुलूक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने पॉलिसी को तब्दील किया और उन्होंने फैसला किया कि शरीफ खानदान को इस मुल्क पर मुसल्लत करना है। तो उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे ये मुल्क जो है वो ठेके पर दे दिया शरीफ खानदान को और जरदारी खानदान को, और उनको कहा कि जितना लूट सकते हो लूट लो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाक फौज में कमान की तब्दीली, सरप्राइज के बाद हुकूमती सफ़ों में थरथली और बानी एमक्यूएम की नई परेशानी। खबर यह है कि पाक फौज की कमान तब्दील हो गई। जो कमर जावेद बाजवा माजी का किस्सा बन गए। अफवाज पाकिस्तान की कमान जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी गई। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ हैं और बहुत से मामलात इन्हें साबिका फौजी सरबराहान से मुख्तलिफ साबित करते हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले फौजी सरबराह हैं जो हाफिज कुरान हैं। इन्हें सितंबर 2018 में 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, लेकिन इन्होंने 2 माह बाद चार्ज संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर इनका 4 साल दौर 27 नवंबर को खत्म होना था। लेकिन हुकूमत ने इन्हें रिटेन कर लिया और यूं सीनियर मोस्ट होने की बिना पर अफवाज पाकिस्तान की सरबराही का कुरा इनके नाम निकला। जनरल आसिम मुनीर की शोहरत बेहतरीन अफसर की है। वो मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए। दूसरा ये एजाज भी जनरल आसिम मुनीर को हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान की अस्करी तारीख में पहले आर्मी चीफ हैं जो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और डीजी ISI जैसे अहम ओहदों पर भी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। दूसरी तरफ जाने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर पर नजर डालें तो तल्ख हकीकत यह है कि जनरल बाजवा के 6 साल दौर में फौज और अवाम के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए। साफियों पर मुकदमात, तशद्दुद, अरशद शरीफ शहीद का कत्ल, आजम स्वाति और शहबाज गिल से होने वाला सुलूक, इमरान खान पर कातिलाना हमला और इसकी FIR PTI की मंशा के मुताबिक दर्ज न होना, बहुत सारे वाकयात हैं जिनसे बाजवा डॉक्ट्रिन पर उंगलियां उठी। साबित हुआ कि बाजवा डॉक्ट्रिन घाटे का सौदा था। इस बात का एतराफ खुद सबकदोश होने वाले जनरल बाजवा ने साफियों से मुलाकात में भी किया। अब देखना यह है कि जनरल आसिम मुनीर बाजवा डॉक्ट्रिन के नताइज को मद्देनजर रखकर अपनी क्या हिकमत अमली बनाते हैं। दूसरा, साख की बहाली, अवाम का एतमाद जीतना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इदारे में जनरल आसिम मुनीर की शोहरत डिसिप्लिन के पाबंद और दूसरों से पाबंदी करवाने की है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि सियासत से दूरी का जो ऐलान किया गया है, इस पॉलिसी को जनरल आसिम मुनीर आगे बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी मामलात की बात करें तो वजीरिस्तान और स्वात में दहशतगर्दों की वापसी का मामला भी जनरल आसिम मुनीर की फौरी तवज्जो का मुतकाजी होगा। जनरल आसिम मुनीर के प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए माहिरीन पेशगोई कर रहे हैं कि वो इन तमाम चैलेंजेस से एहसन अंदाज से निपटेंगे और मुल्क को मसाइल से निकालने में अहम किरदार अदा करेंगे। पाक फौज की कमान में होने वाली इस तब्दीली के और क्या असरात हो सकते हैं, इसी से आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान और नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नूरुल आरफीन, जिस तरह हमने देखा कि एक वक्त था कि नून लीग की तरफ से और मियां नवाज शरीफ साहब उनकी तरफ से नाम ले लेकर तनकीद हुई जनरल बाजवा साहब पर, अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है हर तरफ से, यानी शायद ही कोई पार्टी हो या माजी में उसने तनकीद की या अब तनकीद कर रही है। तो ये जो फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है यही होगा आने वाले आर्मी चीफ के लिए? जी हाँ आवेश कि मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ कर सकता, लेकिन आपने जिस तरह से सूरत-ए-हाल का नक्शा खींचा है, सूरत-ए-हाल कमोबेश ऐसी ही है या शायद इससे भी ज़्यादा तल्ख़ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनरल बाजवा के दौर में ये सब जो बातें आपने गिनवाई रफ्ता रफ्ता करके, ये सब वाक़यात, ये सब अंदोनाक सानहात इसी तरह वक़ूफ़ पज़ीर हुए जिस तरह आपने गिनवाए। और पाकिस्तान की मेरा ख़्याल है असर हाज़िर की अगर या करीब पास की तारीख़ में अगर हम देखें तो वाहिद आर्मी चीफ़ हैं कि जिनको जाने से पहले ही सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं कहीं प्रिंट मीडिया पे उससे कम तबर्रे का, तंज़ का, तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। और जनरल बाजवा के जाने के बाद जनरल बाजवा के क्रेडिट पे दो चीज़ें कम से कम ज़रूर हैं, और ये मैंने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाई थी कि एक सेलेक्टेड हुकूमत और फिर दूसरी इम्पोर्टेड हुकूमत के तहफ़, ये जनरल बाजवा का हमें तोहफ़ा है।
और इस पर तारीख़ इनको हमेशा याद रखेगी। किन अल्फाज में याद रखेगी, मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा खुल कर के कहना अब क्या कहा जाए। जनरल बाजवा के जाने के बाद सबसे अहम एक मसला वो जो आपने अभी इरशाद फरमाया, काश मैं इसमें कोई कमी बेशी, कोई तहरीफ, कोई लफ्ज़ हज़्फ़ करके कुछ नए अंदाज में कह सकता। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो वही है कि आर्मी के अपने ऊपर, आर्मी की अपनी वो जो पॉलिटिकल वो जो एक मामलात के हवाले से जनरल बाजवा का एक स्टांस अभी असर हाजिर में हमने देखा, हमने इसके हवाले से ख़बरें भी सुनी कि जी हम ए पॉलिटिकल हैं। उस एक हवाले से ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का अगर आप जायज़ा लें, या अब तो खैर तज्ज़िया कारों और तबसरा निगारों को भी ज़ुबान मिल गई है, अब वो उसके हवाले से भी सवालात उठाते दिखाई दे रहे हैं। तो जनरल बाजवा के जाने के बाद मामलात बहरहाल इतने आसान तो दिखाई नहीं दे रहे जितना शायद लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, सदीक जान ने हमें ज्वाइन किया है शायद अभी फ़ोन पर, नहीं अच्छा भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा चलें, नूर आरफीन, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह ये हुआ कि ख़ुद आर्मी चीफ़ ने जाने से पहले जो आखिरी ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जी ये इम्पोर्टेड और फिर सिलेक्टेड ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, जो मईशत है उसका बड़ा बुरा हाल है, ये सब बातें उन्होंने की। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले उनको जो सिलेक्टेड की वजह से कहा गया कि जी वो इमरान खान को लाए, वो प्रोजेक्ट बनाया, बाज और डॉक्टरिंग वो सब था, और उसके बाद कहीं उन्होंने उसको ठीक करने के लिए उसके बाद जिस तरह से ये हुकूमत आई, इसको सपोर्ट और IMF से भी बातचीत के लिए अमेरिका तक राब्ता करना, वो सब हमें नज़र आया कि यानी जिसको उन्होंने कहा जी हमने सियासत में अब दाखिल ख़त्म कर दिया, लेकिन जिसको उन्होंने मजबूरी समझा होगा वो उस हद तक गए और उस वजह से फिर दोनों तरफ से ही वो यानी इस समझें कि कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। अच्छा मेरे भाई, मैं पिछले चैनल पे था तो वहाँ ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी, उसके बाद आज तक कहता चला आ रहा हूँ और एक बार फिर दोबारा कह देता हूँ। आर्मी चीफ़ का ये काम नहीं है कि मईशत पे अपने कंसर्न्स का इजहार करे। आर्मी चीफ़ हैज़ नथिंग टू विद मईशत। उसको ये देखना है कि आर्मी को जो उसका एक एलोकेटेड बजट है वो मिल रहा है, आर्मी के मामलात में कहीं कोई तातुल, कहीं कोई ताख़ीर, कहीं कोई मुदाखलत, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है। सरहदों के मामलात जो है आर्मी चीफ़ का ये काम होता है। आर्मी चीफ़, साबिक़ आर्मी चीफ़ अब कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा को कौन से हकीम ने मशवरा दिया था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो नवाज शरीफ के दौर में आसिफ गफ़ूर साहब को ये मैंडेट दें और आसिफ गफ़ूर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमें अच्छी मुस्बत रिपोर्टिंग की हिदायत भी दें और हमें ये भी कहें कि जी मईशत जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ख़तरनाक दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई है। ये काम उनके थे नहीं, ये काम उनके थे नहीं। और आज भी ये जो बात हो रही है जी जी, तो आज भी ये मामला इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा तनकीद की जा रही है क्योंकि जो चीज़ें, वो जो एक लेगेसी की आप बात कर रहे थे ना, ये लेगेसी में चीज़ें आ जाती हैं। आज भी फिर वो जाने से पहले फिर वही आरफीन, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। सदीक जान, अब एक ये माजी है 6 साल का और हमने इतनी कंट्रोवर्सी कभी नहीं देखी, तो अब नए आर्मी चीफ आ चुके हैं। तो अगर हम देखें परवेज़ मुशर्रफ के बाद जिस तरह कियानी साहब आए, उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की उस तरह से, फिर अपनी एक सोच लेकर आए कि सिविल इदारों से बुलाया गया वापस जो भी अफसरान थे उनको। इस तरह से राहील शरीफ साहब का दौर हम देखते हैं, कई लिहाज से हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। फिर आगे बाजवा साहब का आ गया, तो ज़्यादा उम्मीदें अब आसिम मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा हैं कि ये वहाँ पर भी लोग, मुझे पता चला ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि वहाँ पर भी कई आला अफसरान कह रहे थे कि ये वक़ार को बहाल करेंगे, जो उनको जानते हैं, कहते हैं कि शुरू से जिस तरह आया, तो ये जो वक़ार है इदारे का, वर्दी का, उसको बहाल कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार से बाहर होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है और वो ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उसको इक़्तिदार में ले आए। और उसके अलावा यहाँ पर हमारी सियासी जमातों के जो आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो वो मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए हैं, उसकी वजह से मुल्क की सलामती के अहम जो मामलात हैं उस पर जब पेशरफ नहीं होती तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को सामने आना पड़ता है। आपने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में FATF पर कानून साजी होनी थी, तो PDM ने कहा कि हम इस कानून साजी पर इस सूरत में वोट देंगे अगर आप नैब तरमीम कर दें, हमारे साथ सौदा करें, आप हमारे चोरों, लुटेरों, डाकुओं को जो मुलजिम हैं उनको फ़ायदा देंगे, तो फिर हम कौमी सलामती के अहम मामले पर FATF की कानून साजी में वोट डालेंगे। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा करना पड़ा और फिर वो फिर कानून साजी हुई और फिर पाकिस्तान निकला FATF की ग्रे लिस्ट है। तो उसके अलावा अभी भी आप देख लें, अब जो आगे क्राइसिस, जो बहुत बड़ा आईनी क्राइसिस पैदा होने जा रहा है, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ रब्ता करेगी।
क्योंकि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं एक आइनी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। पहले गैर यकीनी की सूरत हाल है, मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी है। मुआशी माहिरीन आकर टीवी चैनल्स पर कह रहे हैं कि हम दिवालिया होंगे नहीं, हम दिवालिया हो चुके हैं। एलसीज खुल नहीं रही, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसके मुताबिक रिलीफ आवाम को मिल नहीं रहा, और जो हमने कर्जे वापस कर रहे हैं हमें कर्जे बाहर से और मिल नहीं रहे। शराब के हवाले से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आई नहीं हैं। तो आर्मी चीफ को बहरहाल किरदार तो अपना अदा करना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि उनका किरदार पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने में अदा करते हैं वो, या जो हुकूमत चाहती है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हुकूमत चाहती है वो डिलीवर करें। मेरा नहीं ख्याल कि आसिम मुनीर साहब ये काम करेंगे। वो चाहेंगे कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, सियासी तौर पर टेम्परेचर नीचे आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। और साथ ही ये जो इदारे के हवाले से पिछले 8 माह में ख़ासतौर पर जो परसेप्शन बनी है, इस परसेप्शन को ख़त्म करना होगा। लोगों के जो इदारे के हवाले से सेंटिमेंट्स थे जो इंतहाई नेगेटिव हो चुके हैं उनको फिर पॉजिटिव करना होगा। और उसका तरीका यही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना जो है वो अपना किरदार किसी एक सियासी जमात को ऊपर लाने में या किसी को गिराने के लिए इस्तेमाल ना करे, किसी के खिलाफ बयानियाँ बनाने में इस्तेमाल ना करे, गैर आईनी इक़दामात ना करे, गैर कानूनी इक़दामात ना करे। मुल्क के लिए जहाँ वो पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए। अगर अब अदम इस्तेहकाम देखा जाता है तो फिर अगर वो बिल्कुल गैर सियासी रहते हैं तो फिर तो सियासतदान ही आपस में मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और जो इस वक्त सदीक जान सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तरफ नून लीग कह रही है हम आखिरी हद तक जाएंगे, अब वो आखिरी हद अभी तक समझ नहीं आ रही। अदम एतमाद के लिए वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नर आज का कहा जा रहा है कि वो तो हो नहीं सकता, तो फिर अदम एतमाद किस तरह से होगा। इमरान खान साहब के बारे में पहले तो कहा गया कि वो ये करेंगे नहीं, और पहले तो ऑफ़र थी ना कि आप करें तो हम इलेक्शन करा देंगे, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि करेंगे नहीं, अब नज़र आ रहा है करने लगे हैं। तो अब मुलाकातें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। तो ये तो अब अगर वाकई ये पॉलिटिकल सारा कुछ रहा तो ये हालात तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इमरान खान साहब तो लगता नहीं है कि पीछे हटेंगे, परवेज़ इलाही साहब भी उनके साथ आ गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं रह जाता। अगर उन्होंने ठान ली है और वो तहलील कर देंगे असम्बलियाँ, तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कानूनी और आइनी तरीका है बिल्कुल उस तरह से जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था। तो यही कहा गया था कि बिल्कुल आइनी तौर पर हमने हटाया है। अब आइन और कानून में तो इस चीज़ की बिल्कुल गुंजाइश है कि वो असम्बलियाँ जब चाहे तहलील कर दें। देखिए उसामा गाजी साहब, हम जल्दी जल्दी इनके उन ऑप्शंस पर बात कर लेते हैं जो ये कह रहे हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देंगे, मोस्ट वेलकम। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आएँ जमा कराएं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप देर किस बात की कर रहे हैं, कल की बजाय आज कराएं। अब होगा क्या, जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो जाएगी। 186 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। अब उस पर ये क्या कर रहे हैं कि भाई चौधरी शुजात हुसैन के खत ले आएँ। चौधरी शुजात का खत ले भी आएँ तो उसका कोई किरदार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे चुकी है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला होगा, पार्टी हेड का फैसला नहीं होगा। तो अगर काफ लीग के लोगों का ये फिर लेटर आएगा, उसका कोई है नहीं, 186 वोट इनके पास है नहीं। अच्छा, अदम एतमाद वाला तो फारिग समझें। फिर ये कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे परवेज़ इलाही साहब को। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि असम्बली का जब इजलास चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, वो कह नहीं सकते। अगर एक लम्हे के लिए वो कह भी दें और एतमाद का वोट ना ले सकें चौधरी परवेज़ इलाही, तो उसमें भी जो एतमाद का वोट नहीं देंगे उनको पार्टी पॉलिसी पे वो डी-सीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो क्या नून लीग जो है उनके पास इतने बंदे होंगे कि फिर वो दूसरे राउंड में वो हुकूमत बना लें। फिर तीसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर राज तमाम आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन से आप पूछ लें, वो सब ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज नहीं लग सकता। तो बात यह है इनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। पहले ये कहते थे कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ें, अब तोड़ के दिखाएं। अब ये कहें कि हाँ, आप कहते हैं कि हम नहीं तोड़ने देंगे। पहले बड़ी बड़ी ये भड़के मारते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, गरजते बरसते थे, अब ये छुपते फिर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था शायद नबासी साहब को कोई उनके पास जवाब नहीं था, मलिक अहमद खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। आएँ बाएँ शाएँ, अज़मा बुखारी साहबा और जो अता तारड़ साहब हैं वो कहते हैं कि हम तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जो हरबे लफ्ज़ है ये ज़्यादा बेहतर तो नूर आरफीन साहब बता सकते हैं, लेकिन हम तो इसको नेगेटिव उसमें यूज़ करते हैं कि जी हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहते हैं तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे लेकिन पंजाब असम्बली नहीं टूटने देंगे। पहले आप खुद कह रहे थे तोड़ के देखो, फिर आप कह रहे हैं कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू सुने 63A वाला, उसके ऊपर जो इनका ख्याल है कि रिव्यू हमारा एक्सेप्ट होगा, हमारे वो 25 लोटे जो हैं वो बहाल होंगे और हमजा शहबाज की हुकूमत बहाल हो जाएगी, वो जो पहली हुकूमत थी। तो पता नहीं है इनके कैसे ख्वाब हैं, पता नहीं इनके कैसे वो है। और फिर ये भी चाहते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो इनकी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो मेरा नहीं ख्याल
कि इनकी इस वक्त तक कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती। सही है। अच्छा, आगे क्या होता है पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं नजर आता। अच्छा नूर आरफीन, ये सब बयान जो सदीक जान ने कहा यकीनन मेरी भी नज़र से गुजरे, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे, इसका मतलब है अभी तक कन्फ्यूजन है कि अब इमरान खान साहब अगर समझिए तहलील करते हैं तो उसके बाद किस तरह जाना है। शायद खान अब्बासी तो इलेक्शंस का कह रहे हैं, हम इलेक्शंस करवा देंगे, कहीं कह रहे हैं आखिरी हद तक जाएंगे, तो एक मुश्किल ज़रूर खड़ी कर दी इमरान खान साहब की सियासी चाल में। अच्छा, उससे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए, क्योंकि वक्त पहले मुझे बताइए कितना है, ताकि उसी हिसाब से या तो मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं या तो फिर जवाब दूं, और वह VIP हो गया। अच्छा, आपने अभी जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला आपका इकबाल भी बुलंद करे, आपने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह निकाला, आपने ये नहीं बताया इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह लाए थे वो किस तरह लाए थे। तो भाई जो लाता है वो भेज भी देता है ना यार, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत, ये भी तो लाए गए ना, इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा, आपका, सदीक जान का, हम तीनों का इजमा है इसमें। बस सिर्फ इख्तलाफ वो पिछली वाली हुकूमत के मामले पर होता है, आज उसको भी दूर किए लेते हैं। भाई जो लाता है उसको भेजने का इस्तेहकाक होता है, वो दे दें आप उसको, ख़त्म हो गई बात। बाकी ये सियासतदानों के कांडेपन की कहानियाँ जो हैं ये तो बहुत पुरानी हैं। जब आपसे अपने गंदे कपड़े नहीं धुलते, आप उसको चौक चौराहों पे ला करके धोते हैं। जब आपसे दूध की बोतल छिन जाती है तो आपको आज़ादी और फलाना और ग़ुलामी और हम कोई फ़लाने, जब ये सब होता है तो फिर आप लाल गुलाबी बातें करते हैं। आपने अभी एक बड़ी खूबसूरत बात की, दिल बाग बाग हो गया। आपने कहा कि इमरान खान अब पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे। लॉन्ग मार्च में पीछे कौन हटा था? मौलाना फजलुर रहमान। आर्मी चीफ वाले मामले पे पीछे कौन हटा था? यूसुफ रज़ा गिलानी। अच्छा, और तीसरी बात, एक केस भी होने वाला था, वो केस भी अभी तक नहीं हुआ। केस की बातें तो बहुत हुई थी तोशाखाने के हवाले से, वो जिस एंकर ने उसको पब्लिसाइज़ किया था, जिस मीडिया ग्रुप की बातें हुई थी, मैं मरीख पे जाके केस करूँगा, मैं चांद पे जाके केस करूँगा, मैं सितारों पे जाकर के केस कर दूँगा। अब केस कहाँ है? फरा साहिबा ने, बाबर अवान और वो अभी तक मौजूद है ना, फवाद चौधरी, तो अभी तक वो तो ज़रा सी बात करो तो धड़ से केस हो सकता है, इतना तो उनके पास है क़ुव्वत, तो वो अभी तक केस भी नहीं हो रहा। तो बहरहाल भाई, सियासतदानों में चाहे कोई भी हो, कोई मेरे मामे का लड़का नहीं है, लेकिन यू टर्न की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। बहुत माजरत के साथ ये जुमला मैं कहना नहीं चाह रहा था, ये जुमला मैं जिक्र निकालना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आज 2 दिन से सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। फजलुर रहमान साहब ने जो खिताब फरमाया है, आपके ख्याल में ये बातें कोई पढ़ा लिखा जय्यद आलिम, या आलिम भी छोड़ो यार, कोई पढ़ा लिखा मुनासिब सियासतदान शाइस्तगी से जिसका दूर तक वास्ता हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई कर सकता है? नहीं। लेकिन हो रहा है ना, सिर्फ इख्तलाफ। जो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो इमरान खान के हिमायती हैं, उसको वोट देते हैं, उसको पसंद करते हैं, या उसके लिए आपने चौक चौराहे पे खड़े होकर के और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर दी कि मैं मतलब हैरान था जब मुझे वो सुनवाया गया, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मतलब वो डबिंग कराई गई है, ये क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सियासत में इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है सियासत। हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद आरफीनामा में हम बात करेंगे, सोशल मीडिया पर बड़ी शदीद तनकीद हुई साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर, क्या इस पर बात होती रही? ब्रेक के बाद आरफीनामा में जानते हैं। अब पता चला। अब पता चला। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से अब भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहस जारी है, और ये बात भी हो रही है कि उनके दौर में अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किया गया, उसका क्या होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ेगी। बहुत सी बातें हुई, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। इसी तरह इमरान खान साहब पर हमला, उसकी FIR का मामला भी है, रजीम चेंज का इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया और मीर जाफ़र मीर सादिक का कहा। अब कई हल्के यानी इमरान खान साहब के करीबी, तहरीक इंसाफ के, वो ये सब का कसूरवार कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ को कहते हैं। और जनरल रिटायर्ड साहब पर ये भी है कि उन्होंने जिस तरह से ये सब कुछ होने दिया, हुकूमत आई और उसके बाद सबसे अहम काम जो नज़र आता है वो सारे केसेस ख़त्म हुए। अब भी जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें पेश की जा रही हैं उसमें पता लग रहा है कि यही अशराफिया ने सबसे ज़्यादा इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। तो ये सब कुछ होने दिया गया, या ये जो कुछ भी हुआ उसमें शामिल था। तो सदीक जान, ये एक बहुत भारी, मैं समझता हूँ एक बैगेज कह लें
इससे वो जिस तरह उन्होंने कहा मैं तो गुमनामी में चला जाऊंगा, तो ये तो बदनामी है जो उनको गुमनाम ना होने दे शायद। देखें, आपने पिछले 8 माह का जिक्र किया जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने पॉलिसी को तब्दील किया और उन्होंने फ़ैसला किया कि शरीफ ख़ानदान को इस मुल्क पर मुसल्लत करना है, तो उन्होंने ऐसे लगा कि जैसे ये मुल्क जो है वो ठेके पर दे दिया शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को, और उनको कहा कि जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना लूटा हुआ है उनको जैसे माफ़ करा सकते हो माफ़ करा लो, जो मेरे लायक होगी मैं करूँगा, जिस अदालत को मैनेज करना होगा मैं करूँगा, कि जिस जज को मैनेज करना होगा हम करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, आप बस खुल के खेलें। और इन्होंने आकर क्या किया, देखें इनमें से किसी चीज़ से भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बरी जुम्मा नहीं हो सकती। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आते ही वोट ख़त्म किया, क्योंकि इन्हें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क कानूनी की हुक्मरानी देखते हैं कि कई मुल्क पाकिस्तान से आगे चले गए, क्यों चले गए, तो फिर वो यहाँ पर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं चोरों डाकुओं लुटेरों के बजाय इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट खत्म कर दिया गया। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट खत्म किया गया जिनके रेमिटेंसेस पर इस मुल्क की मुईशत चलती है। फिर जनाब ये EVM ख़त्म कर दें ताकि धांधली हो सके। फिर तीसरा काम क्या किया गया, नैब में तरमीम की गई, वही तरमीम जो पहले मिस्टर इस्माइल साहब एक बार टॉक शो में बैठकर बता चुके थे कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये तरमीम हम लेकर आएँ। और उसके बाद इमरान खान साहब बता चुके हैं कि मेरी बाजवा साहब के साथ जो लड़ाई हुई वो इस बात पर हुई, वो मुझे कहते थे करप्शन कोई मसला नहीं होता, करप्शन होती रहती है, करप्शन छोड़ दो, मुईशत पर तवज्जो दो, माफ़ कर दो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, छोड़ दो इनकी जान, अपना काम करो। खान साहब कहते थे कि नहीं, मैंने कहा कि जी इनको जो है वो कटारे में लाना होगा, इनका एहतसाब करना होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, नैब तरमीम हुई, मरियम नवाज़ को बरी कराया गया, कैप्टन सदर को बरी कराया गया, शहबाज शरीफ को बरी कराया गया, हमजा शहबाज को बरी कराया गया, इसहाक डार को वापस लाया गया, मरियम नवाज़ को पासपोर्ट दिलवाया गया, मरियम नवाज़ को लंदन भिजवाया गया, नवाज शरीफ को पासपोर्ट दिलवाया गया। मुझे सारे में बताएं अवाम को क्या मिला, बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोज़गारी, सिर्फ फैसलाबाद में लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, उसके बाद आप देख लें कि जो महंगाई की सूरत हाल है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ चली गई, टैक्स कलेक्शन हमारी कहाँ चली गई, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गई, कोई एक मुआशी इशारिया जो है वो मस्बत नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ, और अवाम को एक चीज़ नहीं मिली। यानी इन 8 माह में जो बाजवा साहब ने इनको मुसल्लत किया शहबाज शरीफ को, उसमें मुझे बताएं इन 8 माह में मुल्क को कोई एक चीज़ कोई बता दे, कोई एक चीज़ कोई बता दे मुल्क को मिली हो। चलें मुल्क को एक साइड पर रखें, बतौर इदारा एस्टेब्लिशमेंट को क्या मिला, नेक नामी मिली, इज्जत मिली, एहतराम मिला, वकार मिला, लोगों के दिल में एहतराम बढ़ा या कम हुआ। ये सेंटिमेंट्स जो आज हैं, बहुत लोगों से मैंने पूछा है, मैंने कहा ज़ाहिर है हम तो बहुत सारी हम चीज़ें नहीं देखी हमने, तो आप बताएं जिन्होंने एक बड़ी जिन्होंने लंबी उम्र गुजारी मीडिया में भी, और जिन्होंने हुकूमतें बनती और गिरती देखी, जिन्होंने बड़ी बड़ी तहरीकें देखी, जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो माजी में नफ़रतें थी वो देखी, मैंने कहा मुझे बताएं क्या कभी ऐसी सूरत हाल हुई है पाकिस्तान की तारीख में जो पिछले 8 माह में, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये सूरत हाल नहीं हुई जो सेंटिमेंट्स इदारे के हवाले से इन 8 माह में हुए। हाँ जी, मुख्तसर क्योंकि हमने MQM के हवाले से बात करी, उनके बानी के हवाले से, तो अब ये किस तरह से बेहतर हो सकता है? अब जाहिर है कि ये तो जो अब आने वाली लीडरशिप है उस पर ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इन सारे मामलात को देखना होगा, वरना तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकेंगी। इसका एक ही तरीका है कि आप वाकई न्यूट्रल हो जाएं, आप पीछे हट जाएं, शहबाज शरीफ को मुसल्लत रखने की ज़िद से पीछे हट जाएं, नवाज शरीफ को राज़ी रखने की ज़िद से पीछे हट जाएं, आप जो है वो लोगों को उठवाना, नंगा करवाना, करंट लगवाना, इन चीज़ों से पीछे हट जाएं, और आप सियासी लड़ाई को सियासी तौर पर लड़ने दें सबको, और फैसला हो जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। आप ना शहबाज शरीफ के आगे खड़े हों, ये रवैया गलत है कि आप शहबाज शरीफ के आगे आके बंदूकें लेके खड़े हो जाएं कि जिसने गुजरना हमारी लाश से गुजरेगा तो शहबाज शरीफ तक पहुंचेगा। ये रवैया ठीक नहीं है, ये रवैया, और ये नहीं होगा। ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि नए आने वाले आर्मी चीफ ये काम नहीं करेंगे कि शहबाज शरीफ को उनकी जिद हो, नवाज शरीफ उनकी मजबूरी हो, क्योंकि ना ही उन्होंने इनके साथ मुलाकातें की हैं, ना मौलाना फजल रहमान के साथ वादे वईद किए हैं, ना मरियम नवाज के साथ स्काइप पे बातें की हैं, ना नवाज शरीफ के साथ वीडियो कॉल्स की हैं। तो मेरा नहीं ख्याल के नए आर्मी चीफ ये काम करेंगे और फिर तो मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आज देख रहे हैं बानी MQM के वक्त में आना था कि उनके अपने वफादार कह रहे हैं कि उनकी सारी जायदाद या बहुत उसमें से बहुत कुछ मेन जो जायदादें बरतानिया में मौजूद हैं वो सब पार्टी की हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, उनका गुजारा कैसे होगा? उनको तो आदत है यहाँ से फंड्स जाते थे और वहाँ वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। देखें ये प्रॉपर्टीज़ मुत्तहिदा MQM लंदन के पास रहें या MQM पाकिस्तान के पास रहें, महाजिर कारकुनों को, MQM के कारकुनान को कुछ भी नहीं मिलना। ये बात बड़ी क्लियर है। मफाद की जंग है, पैसा खाने की जंग है,
वो कहते हैं हम खाएं, वरना मुझे बताएं कि पिछले 8 माह में जब से MQM शहबाज शरीफ के साथ जाकर बैठी है, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार का हिस्सा बनी है, जब से जाके बिलावल भुट्टो जरदारी के गोद में बैठे हैं, जब से सिंध में उनके साथ मिले हैं, मुझे बताएं सिंध वालों को, कराची वालों को, पाकिस्तान के अवाम को, इनके कारकुनान को, मजलूमों को, गरीबों को कोई एक चीज मिली हो इनकी वजह से। बल्कि ये तो सिंध में जो सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद आई थी उसका भी पता चल रहा है वो बिक रही है, बाजार में बिक रही है। ये तो हाल हो गया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग। आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।